अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़। ठीक है, आपके दिल के पास अकल को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी बेचारे दिल की भी सुनो। अगर आपके 2 दोस्त भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं, वो उन 10 दोस्तों से अच्छा है जो आपको नीचा दिखा रहे। तो चूंकि उस वक्त तक उस बच्चे की जो अट्रैक्शन है वो एक ऑपोजिट जेंडर से डेवलप हो चुकी होती है, रेपो पहले ही माइंडसेट बन चुका होता है, तो उस माइंडसेट को लेके वो मुतासिर होगा उस लड़की से जिससे उसकी दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर पॉडकास्ट। आज हमारे जो गेस्ट है वो एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका नाम है डॉक्टर नौशीन, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो आप सबसे पहले अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि व्यूअर्स को पता चले कि आप क्या है और आपकी बात क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ मेरी बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि जो साइकोलॉजी है वो लफ्ज़ ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। लॉजी का तो मतलब आपको पता है स्टडी है, और साइ का मतलब है सोल यानी माई सेल्फ। तो ये एक ऐसी पढ़ाई है या एक ऐसा मजमून है जो आपके बारे में है। कंप्यूटर्स आप पढ़ते हैं वो कंप्यूटर के बारे में होता है, प्रोग्रामिंग के बारे में होता है। फिजिक्स आप पढ़ते हैं वो चीज़ों की हयात के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होता है, राइट। ये तो आपके बारे में है, तो मुझे और आपको, हम तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत ही आपने मुनासिब और डीप तरीके से आपने साइकोलॉजी का मतलब बताया। आप अपना भी थोड़ा तारुफ करवा दें, आपने क्यों साइकोलॉजी चूज की और क्या, कब आपका एक्सपीरियंस क्या और सब। मुझे ऐसे लगा कि मैंने साइकोलॉजी चूज नहीं की, बल्कि साइकोलॉजी ने मुझे चूज कर दिया। इसलिए कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मसलन मैंने स्टैट्स रखा हुआ था, एक फॉरेन लैंग्वेज रखी हुई थी, और मैंने इंग्लिश लिटरेचर था मेरे पास, और साइकोलॉजी थी। तो साइकोलॉजी में मेरे आउटस्टैंडिंग नंबर्स आ गए खुद बहुत। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पढ़ा था, शौक से पढ़ा था, और उस जमाने में गूगल नहीं था, तो हम लोग एक्चुअली लाइब्रेरीज में जाते थे और वहीं पे बैठे रहते थे सारा दिन, और एक एक रेफरेंस लेने के लिए एक एक दिन चाहिए होता था, राइट जी, बिल्कुल एक दिन चाहिए होता था। तो उस चक्कर में किताबों से एक काफी दिलचस्पी हुई, और उनको खोलना, किताबों की खुशबू और पुरानी किताब का अपना एक लुत्फ, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लेटेंट नॉलेज बहुत सारी जमा हो गई, यानी कि जो चीज़ें मेरे कोर्स में नहीं थी उसके अलावा भी, क्योंकि जब हम कोई बुक ढूंढ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ आंखों से गुजरता है, तो एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। उसके बाद मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरा नाम मेरिट लिस्ट पे फर्स्ट 10 में आ गया। फर्स्ट जी, क्योंकि बीए में साइकोलॉजी में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, और मतलब मार्क्स भी क्यों अच्छे आए थे, कोई इतने रटे बटे नहीं मारे थे। बेसिकली जो बात उन्होंने पूछी थी उसका उनसे बढ़ के थोड़ा जवाब दे दिया, राइट। ये आपका बुक की वजह से, बुक्स की वजह से, लोगों से मिलने की वजह से। दूसरा, मैं इसके बीच में थोड़ा सा अपने वालिद का भी असर डालूंगी जरूर। मेरे वालिद जो है वो इंसानी नफ्सियात पे भी एक प्रैक्टिकल सोच रखते थे जी, और वो अक्सर बातों में बताया करते थे कि लोगों के बारे में गौर करना चाहिए, पहले आराम से उनकी बात सुननी चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लोगों पे ट्रस्ट करें, एकदम ट्रस्ट ना करें। लोगों की बात सुनने से भी उनके अंदर वो होता है कि हाँ जिनकी बात सुन रहे हैं जी, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जी, उनके रिलेशन में उनके साथ। सही है। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन मेरे जहन में घूम रहा है कब से कि लाइक आपने 15 इयर्स पहले, आई गेस ये आपका जो एजुकेशन का वो था दौर, 15 इयर्स पहले आपने साइक को चूज किया था। आई गेस मैंने 1990 में मास्टर्स किया था। 1990 15 इयर्स कम हो गया। I'm a very old so जी, उस वक्त साइक का 91 में रिजल्ट आया था, 91 मास्टर्स का। लेकिन उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि साइकोलॉजी एज अ करियर, ये प्रोफेशन एक वैल्यूएबल चीज होगी। देखिए, जब भी कोई साइकोलॉजी का मजमून चूज करता था, या हमारा डिपार्टमेंट जो था वो सब लोगों को बहुत
खलता था कि ये इनके पास से भी नहीं गुजरो, इस डिपार्टमेंट के आगे से भी नहीं गुजरो, नहीं तो ये डायग्नोज कर देंगे राइट। सो बेसिकली वो तो एक फियर है बंदे को, वो क्यों है? सेल्फ एक्सेप्शंस नहीं है, ये बहुत ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। अगर मुझे नजला हो जाए और मैं उस नजले को लेके, उस फ्लू को लेकर फिरती रहूं, तो क्या होगा? मैं दूसरों को भी लगा दूंगी ना। अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगी तो मैं दूसरों को भी लगा दूंगी, और मेरा अपना जो फ्लू है वो बिगड़ के बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज बन सकता है राइट, अगर मैं इलाज नहीं करूंगी। तो बेसिकली हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम यंग होते हैं और हम उनका इलाज नहीं करते, ना उन्हें एक्सेप्ट करते। किसी की लो सेल्फ स्टीम है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर एंगर उसको बहुत आएगा, मसले बहुत होंगे। किसी को नर्वसनेस है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसी के साथ चलता रहेगा, तो उसकी नर्वसनेस बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे है ना। किसी को थोड़ी सी एंजाइटी है, वो इलाज नहीं कराएगा, यहाँ तक कि वो एंजाइटी बढ़ बढ़ के इतनी हो जाएगी कि वो बहुत चीजें अवॉइड करने लग जाएगी। एंजाइटी का मतलब है अवॉइडेंस राइट। तो वो अवॉइडेंस के स्टेप्स होते हैं। आप एक चीज अवॉइड करेंगे, दूसरी, उसके बाद आप लोगों से मिलना अवॉइड करेंगे, एंड में आप लोनर हो जाएंगे। लेकिन आजकल ये मशहूर है काफी कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपका दिमाग का कोई मसला है। आपने भी शायद सुना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ जी, किसी रिश्तेदार या किसी को पता चल गया तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसको दिमाग का मसला है या ये पागल हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट या परसेप्शन है लोगों का, तो आपको क्या लगता है किस तरह मतलब दुरुस्त किया जा सकता है? बड़े इसको हम टैबू कह सकते हैं। एक टैबू होता है, टैबू है सोसाइटी में, कुछ टैबूज होते हैं कि सोसाइटी में कुछ चीजें जो हैं वो मतलब उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कुछ चीजें जो है वो हमें समझ में नहीं आती कि हम इस चीज को बहुत ही बुरा समझते हैं, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना। अब मजे की बात यह है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्पेशली, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वर्कड एज वेल, तो जरूरी तो नहीं कि मेरे पास मेंटल हेल्थ कंडीशंस के केस आए। अब आप खुद हैरान हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं आए मेंटल हेल्थ कंडीशंस के उतने केस जितने दूसरे आए। दूसरे लाइक एजुकेशन से रिलेटेड या दूसरे एक 19 साल का नौजवान है, वो आता है कहता है आप मुझे एंगर मैनेजमेंट सिखा। ठीक, अब इसमें कौन सा मेंटल हेल्थ में निकाल? इसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब है कि अपने अंदर कुछ खूबियां पैदा करवाना। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जैसे आप किसी मैं लड़कियों की मिसाल दूंगी कि लड़कियां एक सादा दुपट्टा लेके जाती हैं कहीं और कढ़ाई वाले से कहती हैं इसको और खूबसूरत बनाओ। ठीक, अब मेरा दुपट्टा लाल पहले ही बहुत प्यारा है, मगर अगर मैं इसके ऊपर कुछ और कढ़ाई करा लूं तो मजीद खूबसूरत हो जाए। ठीक, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको आप कहें मुझे कॉन्फिडेंस मेरा लेवल 5 पे है, इसको लेवल 8 तक का सिखा दो। तो कौन सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? मेरा एंगर लेवल 9 का है, इसको लेवल 6 पे ला दो। ठीक, मेरी सेल्फ स्टीम इतनी अच्छी नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं लोगों से मोहब्बत से बात करूं, मेरे अंदर आप ये चीज डाल दें, मुझे सिखाएं कि असर्टिवनेस क्या होती है, मैं लोगों को नो नहीं कह सकता। ठीक, तो आपने तो अंदर कुछ चीजें भरवा दी, तो यू नो लाइक देयर इज नो हार्म इन इट। ज्यादा अपने आप को बेहतर हम पार्लर क्यों जाते हैं? लड़के सैलून, आजकल तो लड़के भी सैलून तो अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं ना, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को ब्यूटीफाई क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए जितने आपको बड़े बड़े आइकॉनिक लोग दुनिया में नजर आएंगे ना, उनके पास एक जाती साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ ठीक, वो उसको कहते हैं मेरा पब्लिक इमेज बनाओ। ठीक, तो दिस इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब अगर किसी शख्स को फर्ज कीजिए बचपन में उसकी अम्मी फौत हो गई, बड़ा हुआ तो उसके बहन भाइयों ने उसको तंग किया, और बड़ा हुआ तो जॉब उसने ढूंढी और उसको जॉब से निकाल दिया गया, काफी सारी उसकी लाइफ में चीजें आई, वो उनको रिलेट कर रहा है, वो उदास रहता है। अब इसमें क्या हर्ज है? अगर एक के साथ कोई गलत हुआ है जो नॉर्मली नहीं होता, तो उसमें उदास हो जाने में क्या हर्ज है? अब वो उदास है, मगर अगर उसकी उदासी इतनी बढ़ गई कि वो बिस्तर से निकल नहीं पा रहा, रोजाना काम पे नहीं जा रहा, तो अब आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये ज़हनी मरीज है। आप कहेंगे कि ये इस शख्स को डिप्रेशन की अलामात हो रही है, कहीं ये क्लिनिकल ना हो जाए। देखिए साइकोलॉजिस्ट का काम होता है प्रिवेंटिव,
वो बचाता है कि इस बंदे को अभी छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, ये क्लिनिकल लेवल पे ना चला जाए। जब क्लिनिकल लेवल पे चला जाता है तो हमारा केस नहीं होता, फिर तो हम साइकाट्रिस्ट को दे देते हैं, फिर तो आपके अजाइलम बने पड़े वहां पर आप डाल दें, फिर भूल जाए उस बंदे को। बहुत ही आपने खूबसूरत अंदाज में एक साइकोलॉजी को बंद किया। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्टूडेंट्स ने ये और मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे हुए, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम क्वेश्चंस बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे जो लगा है, जो कि आम बंदों में भी है जी, कि लाइक एक है जो दिमाग बोलता है, एक है जो दिल बोलता है, किसकी सुनेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने CS फील्ड चूज की, ठीक है, दिमाग बोलता है कि इसमें पैसे बहुत है, अच्छा, दिमाग बोलता है कि इसका फ्यूचर है, लेकिन दिल बोलता है तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है, तो उसमें जाओ। दिल बोलता है यूट्यूब का शौक है, वो करो, पढ़ाई छोड़ दो। तो मुझे किसकी सुननी चाहिए? बिकॉज दिमाग इज मोर लाइक प्रैक्टिकल, और जो दिल है वो तो दिल है। उस पे एक शेर सुनाती हूँ, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़। ठीक है, आपके दिल के पास अकल को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी बेचारे दिल की भी सुन ले, ठीक है, मगर ज्यादातर दिमाग की सुन, मगर कभी कभी दिल की भी सुन ले। अगर आपने नहीं सुना तो जो जज्बात दिल से वाबस्ता होते हैं वो खत्म हो जाए। मसलन मोहब्बत करना, मसलन दूसरे पे रहम खाना, मसलन हमदर्दी करना, ये सब दिल से जुड़े हुए, ये खत्म हो जाएंगे आपके अंदर। सिर्फ दिमाग की सुनेंगे तो बड़े से बड़ा भी कोई वाकया हो गया, हाँ अच्छा हो गया, चले ठीक है, अब इनका इंतकाल हो गया, अब इनको दफनाएं, नया काम शुरू करो, आगे देखिए क्या करना है। यानी यू जस्ट ट्रीटिंग द वर्ल्ड लाइक इट्स लाइक अ वेरी, क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही लॉजिकल सी कोई बात है, आप फीलिंग्स ला ही नहीं रहे, ठीक है। तो जो अच्छा, अब इसमें करना क्या चाहिए, चलिए तो हो शेर व शायरी, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या करना चाहिए कि आप, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बाय द ब्रेड विद द मनी, राइट, एंड द फूड एंड द शेल्टर इज इम्पॉर्टेंट, बेसिक आपकी नेसेसिटीज तो है ना, तो हाँ, एयर कंडीशनिंग आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ठीक है जी, नहीं बहुत जरूरी भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, बल्कि इसकी वजह से नुकसान हो, मतलब बेसिक नेसेसिटीज जो है आपकी वो भी मनी के बगैर नहीं पूरी होंगी ना। या तो आप गार्डन खुद भी लगाएं तो बीज के लिए भी पैसे चाहिए, आप कुछ भी कर लें आपको यू नीड, सो यू टेक अप दिस कोर्स व्हिच कैन गिव यू मनी एंड यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर इट। अगर आपका एप्टीट्यूड है इनका सवाल पूछने वाले का कंप्यूटर साइंस की तरफ, तो वो जरूर करें, मगर अपने दिन में से 3 घंटे निकालें अपनी हॉबी फोटोग्राफी की, ठीक, या 2 घंटे निकालें फोटोग्राफी को करें, अपनी हॉबी को कभी जाने न दे हाथ से, मगर फोटोग्राफी से वो आज से, यानी फोटोग्राफी में एक नेशनल ज्योग्राफिक का ही बंदा कामयाब हुआ था, और कौन हुआ, और तो उन्होंने किसी ने इतने पैसे नहीं बनाए ना। आजकल चले विजुअल या पता नहीं उसको क्या जर्नलिज्म कहते हैं, उसका है रोल, बट स्टिल इतना नहीं, तो उसको हॉबी के तौर पे रखें, इसको काम, दोनों चीजें चल सकती, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, ये तो मेरे ख्याल में हर किसी का क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हमसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लाइक एक हमने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी आए, हमारी लाइफ वैसे बहुत हार्ड हो जाती है, और जी, लेकिन पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम लोग पढ़ें, घर जाके भी पढ़ें, और लाइक वो चाहते हैं कि हमारी 4 GPA है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बंदा नहीं है इतना 4 GPA लाने वाला। और ये तो है कि पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आपको बोलते हैं, और कुछ होती है साइलेंट एक्सपेक्टेशंस जो कि पेरेंट्स रखते हैं, और उनको हम नहीं चाहते कि वो खराब हो, तो उनको बोल भी नहीं सकते कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि दे आर पेइंग आपके पैसे भर यूनिवर्सिटी के। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको कैसे समझाएं या क्या वो करें कि वो उनको भी लगे कि हाँ सही है, सही चल रहा है सब। ओके, बेसिकली अगर किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। रिसर्चेस हुई जिनमें लोगों को जो है कि वो 100 मीटर्स रन करना, तो जब सिर्फ 2 लोग बैठे देख रहे थे तो 100 मीटर्स रन उन्होंने किया इन लाइक 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स, जो भी था, मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा।
जब स्पेक्टेटर्स 100 के करीब हो गए, वही शख्स है, वही ट्रेनिंग है, he could run few extra seconds earlier. उसने अपनी रेस खत्म की चंद और सेकंड पहले। उसी लड़के को उठाकर ओलंपिक्स में ले गए, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई उसके ऊपर, उसने रिमार्केबल रिकॉर्ड बना दिया। ठीक, अच्छा, अब ऐसा क्या था जो उसको 10,000 स्पेक्टेटर्स में उसने कर लिया और वो नहीं कर पा रहा था, और उसका जो कोच था उसने कहा था फिक्र नहीं करो, ये जो तुम्हारा रिकॉर्ड है, तुम जब जाओगे ओलंपिक्स में ये और हो जाएगा। उसने कहा कैसे हो जाएगा? उसने कहा खुद ब खुद हो जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो। ठीक है, सो देयर इज समथिंग, जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले दिनों एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप की भी, मैं जब उसमें कर रही थी कि जब आपको पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, यू स्ट्रेस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, और जब आपको नेगेटिव स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस अगर पेरेंट्स दे रहे हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो वो नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ेंगे। छोटा बच्चा शायद बहुत देर से बातें करना सीखे अगर पेरेंट्स उसके साथ बोलेंगे। ठीक है, जितना बोलेंगे उतनी जल्दी बातें करना सीखेगा। वो प्रेशर जरूरी है। तो मगर अगर बच्चे का IQ लेवल नहीं है कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, अगर उसका एप्टीट्यूड नहीं है और पेरेंट्स ने जबरदस्ती डाला है, then it's altogether a different story. But if a child has scored well in FSC, A levels, और जो भी वो पढ़कर आ रहा है, और उसका IQ भी अच्छा है, मैथ्स में भी अच्छे नंबर आए थे, अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ क्यों नहीं रहा? मेरा तो इनसे खुद सवाल है। कोई पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ने ही तो आए हो, अब क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ो, 3-4 साल की मेहनत है, उसके बाद आप कुछ आसानी तो होगी। अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, आप काम भी नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ही दोस्त ने पूछा है। इसका ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज वाचिंग माय पॉडकास्ट राइट नाउ ही इज डिप्रेस्ड और सैड समथिंग, आप कोई ऐसी एक्सरसाइज या वीडियो में ऐसी कोई बात कर दे कि वो खुश हो जाए? डिप्रेशन कम करना अलग अलग चीजें हैं, काइंड ऑफ थोड़ा टेम्परेरी सी। खुश होना वक्ती तौर पे होता है, वो तो आप कोई भी लतीफा सुन लेंगे आप खुश हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल, मुझसे ज्यादा अच्छा तो आपको खुश कर देंगे कोई जो आपके स्टैंड अप कॉमेडी वाले लाइक इसका डिप्रेशन या स्ट्रेस कम हो जाए, बेसिकली द वर्ड स्ट्रेस कम हो जाए। तो आप इसी वक्त जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो उठ के खड़े हो जाए और जाकर के अपने घर के गिर्द जो है ना वो 10 चक्कर लगा के आ जाए, फिर आके मुझे बताएं कि आपका तबीयत कैसी है। स्ट्रेस नहीं कम होगा और पाँव भी दर्द होगा। पाँव दर्द मतलब होने भी अगर हो रही, पेन इज गेन, पेन इज गेन, ये याद रखिए। ये सारे बच्चे पूछ रहे हैं ना पढ़ना नहीं है और अम्मी अब्बू एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं और फला, उन सबको बताइए कि पेन इज गेन। बिल्कुल। या अगर आप जिम में जाते हैं और आपका कोच पूछता है कि कहीं मसल्स में पेन है, आप कहीं नहीं है, तो वो कहे बेटा तुमने फिर एक्सरसाइज ही नहीं की, घर जाओ। बिल्कुल, है ना, आपने की नहीं सही तरह। एक और क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर हो या आपके ऊपर बहुत ज्यादा किसी ने दबाव डाल दिया कोई काम करने के लिए, उस पर काम तरीके से काम किस तरह करें? लाइक हम लोग जब बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, तो उस वक्त जब कोई काम करते हैं तो वो काम एक अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप प्रेशर उसी को देते हैं जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये कर लेगा। काम देने वाला उसी को प्रेशर देता है। ठीक है, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं 4 GPA उस स्टूडेंट से जो ऑलरेडी 3.8 ला रहा है। बिल्कुल से ना, बिल्कुल से 2 वाले से तो नहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 4 ले आए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कुक है, बहुत अच्छा है, और मैं उसको कहूँ देखो 3 घंटे के बाद 20 मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे पता था कि उसकी कैपेसिटी है, राइट? अब मुझे पता था उसकी कैपेसिटी है तो मैंने उसको टास्क दिया है। तो अगर चैलेंजेस हमारी लाइफ में ना हो तो हम अपना जो बेस्ट पॉइंट है ना उस तक नहीं पहुंच सकते, चैलेंजेस के बगैर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है लाइफ में, चैलेंजेस का ना हो। जिन जगहों पे बहुत आसान पढ़ाई होती है ना, वहां भी बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है।
ऐसे ही। और जिन जगह बहुत मुश्किल होती है वहां भी हो जाता है। सो बेसिकली ये हम पे डिपेंड करता है फिर कि हम कितना चैलेंज ले सकते हैं, हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। और अच्छी लाइफ गुजारने में या डिप्रेशन से बचने के लिए दोस्तों का क्या किरदार होता है? दोस्तों का किरदार बहुत गलत भी हो सकता है उन्हीं की वजह से आप डिप्रेशन में पहुंचे। बिल्कुल सही। बिल्कुल हो सकता है। हर वक्त जो है हम नहीं कह सकते कि सीक द कंपनी ऑफ अदर, सोशलाइजिंग आपको ठीक कर देगी। अब पता ही चला कि सोशलाइजिंग आप करी टॉक्सिक लोगों के साथ रहे तो वो तो नहीं ठीक करे, तो आपको और खराब कर दी। सो अगर आपके 2 दोस्त भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं, वो उन 10 दोस्तों से अच्छा है जो आपको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्त आपसे काम लेंगे, आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। मैनिपुलेट आपको दोस्त करेगा, दुश्मन नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको मैनिपुलेट करेगा। अब अल्लाह जाने आपका बेस्ट फ्रेंड देख रहा होगा, कह रहा होगा ये अब मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा रही है, मगर बेसिकली आपको मैनिपुलेट आपका बेस्ट फ्रेंड करेगा क्योंकि वो आपके राज जान गया है। और यहाँ आपकी अकलमंदी पे डिपेंड करता है, योर ओन विजडम, हाउ मच यू हैव ओपनड अप इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक्चुअली द आंसर इज डोंट ओपन अप विद एवरीवन, open up only with the psychologist because they don't have any socializing to do with you, right? आप उसके पास जाएं और अपने दिल की भी बात कह दें, हर अपनी कमजोरी भी उसको बता दें कि देखें मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। यही बात आपने अपने दोस्त को बता दी, आज तो उसने सुन ली, कल वो उसी को यूज करेगा आपके अगेंस्ट। ठीक है, कभी वो आपको मैनिपुलेट करके आपसे नोट्स बनवा लेगा, अपनी असाइनमेंट्स करवा लेगा। और ये तो हमारे यहाँ गर्ल्स है ना, जो टिपिकल मुझे मसला आता है वो ये कि खवातीन जो है यूनिवर्सिटीज में, चूंकि लड़कों का एक हमारे यहाँ पाकिस्तान का एक कल्चर है जिसमें जो है कि वो लड़कियां इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होती बॉयज के साथ। ठीक है, अगर कोई लड़की सलाम दुआ कर ले तो लड़के बहुत खुश हो जाते। तो अब होता ये है कि वो कहती है कि मेरी ये असाइनमेंट आप बना दो, आप वो भी बना के दे रहे हो, अपने नंबर खराब कर रहे हो। बिल्कुल, हमारे जमाने में तो प्रैक्टिकल कॉपीज होती थी, वो लड़कों से बनवाती रहती थी, माइक्रोस्कोप की तस्वीर बनानी होती थी और पता नहीं क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया बनाना होता था, वो सब बनवाती रहती थी। और जब अपना काम हो गया तो शादी किसी और से करें। ये भी आप लोग के साथ होता है। ठीक है, तो इसलिए इक्वालिटी अगर है तो इक्वालिटी की तरह है, जो दोस्त है अपना अपना काम करें। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप वापस से अपनी टीनेजर्स में जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएं, तो क्या चीजें आप यूनिवर्सिटी में नहीं, आप पढ़ चुके? नहीं, मैं हूँ है ना जी। अच्छा, मैं आप बोल रहा हूँ, अगर आप मैं जी आप अच्छा मैं अच्छा ओके मैं समझी कि आप पता नहीं ये स्टूडेंट है या कि टीचर कौन है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपने की उस वक्त और वो आपको अभी रिजल्ट दे रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है? ये ऐसी चीजें जो आपने की हो और आपको लगता है कि उसकी वजह से शायद मैं अभी जहाँ पे हूँ उससे ज्यादा बेहतर जगह जा सकती थी। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको शायद ना लग रहा हो मगर मैं थोड़ी सी शरारती होती यूनिवर्सिटी में, राइट? और मुझे ऐसा लगता था कि शरारत कर मेरे घर में सब जरा सीरियस होते थे, मेरे अब्बू काफी स्ट्रिक्ट थे, तो हमारे घर में बड़ा सीरियस माहौल होता था। तो यूनिवर्सिटी जाके हम लोग थोड़ी मजाक करना, कभी दरख्तों पे चढ़ जाना, कभी कुछ ऐसे काम कर ले, तो उसमें काफी टाइम भी लग जाता था और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। कभी कभी हम समझते थे कि ये बहुत बड़ा एडवेंचर है क्लासेस बंक कर लेना, और जाकर करना क्या होता था, एक चना चाट खा के आ जाएंगे और आई डोंट नो उसमें क्या फन था। मगर मुझे लगता है कि मैंने अपने बहुत अच्छे टीचर्स के बहुत कीमती लेक्चर्स मिस किए, बिल्कुल। और बाद में जब हम उनसे जाके पूछते थे तो वो कहते थे कि नहीं, अब आपने ये मिस किया था तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, आपने बगैर वजह के मिस किया था। तो फिर मुझे अफसोस होता था कि टीचर्स, देखिए अब हम पढ़ने के लिए एक वर्कशॉप लेते हैं, मुझे एक छोटा सा कोर्स करना था, उन्होंने कहा जी आप 45,000 जमा करा दें, ये कोर्स इतने जमा करा दें, 2 लाख जमा करा दें। तो आप लोग ये सोचें कि आपको ये सब कुछ इस वक्त उसी फीस में लमसम मिलता है, राइट? अब आप इमेजिन नहीं कर पाए कि आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आके कोई चीज समझनी होगी। तो मुझे वो फ्यू डेज ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, अगर मैं वो भी ना करती तो मुझे और भी ज्यादा चीजों का पता होता।
और क्या चीज मैंने जो की वो आप कह रहे हैं जी, वो ये कि जब एग्जाम्स करीब होते थे तो नो सोशलाइजिंग, फिर एग्जाम मतलब जो नॉर्मल पढ़ना है उसमें तो सोशलाइजिंग चल रही है, मगर एग्जाम्स के करीब हम फोकस्ड हो जाते थे कि अब पढ़ना है, सवाए इसके कि एक रात की वॉक मैंडेटरी होती कि वो तो मैंडेटरी होती, वो तो मतलब हमारे घर में कोई सुबह फजर पढ़े बगैर और फजर पे वॉक किए बगैर वो अपना दिन नहीं गुजार सकता जी। कहीं जाके कुछ भी आप कर लें, आपको जो है एक तो फजर की नमाज पढ़नी है बाकायदगी से, और दूसरा ये है कि आपको उठ के वॉक करनी है और कुछ थोड़ा बहुत, मगर उसके अलावा तमाम टाइम पढ़ाई में गुजरता है। और पेरेंट्स भी फैसिलिटेट करते हैं कि अभी इस बच्चे के बस एग्जाम्स होने में महीना रह गया तो अब इसको, क्योंकि आपका फोकस बहुत जरूरी है एक महीना पहले, कम से कम एक महीना पहले आप बहुत सी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, आप प्रायोरिटाइज पढ़ाई को करें। उस टाइम भी आप ये मत देखें कि अच्छा और कोई इमोशनल चीजें अपने साथ ना होने दें। आपका कोई दोस्त है जो आपको ऑलरेडी पता है कि फोन करके मेरा 1 घंटा जाया करेगा, ठीक है, इसलिए ये फालतू ही बात कर रही है, आप उसका फोन मत लें, ठीक है, उसका फोन मत लें, या उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज भेज दें जो भी आप कहना चाहें कि बिजी विल टॉक लेटर ऑन, राइट। मतलब ऐसे नहीं कि आप नाराज कर दें, मगर जो आपको ऑलरेडी स्ट्रेसर्स पता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने मोबाइल में से एप्स निकाल दें, जो एप्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो निकाल दीजिए एग्जाम्स में, ठीक है, सब निकाल दें और उसके बाद आप पढ़ें, फिर देखिए आपका कैसे भी 4 GPA आ जाए, राइट। एक हमारे खास करीबी दोस्त ने एक सवाल पूछा जी, इट्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। इसने ये पूछा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में किसी बंदे से अटैचमेंट हो जाए तो वो कैसे रिमूव करें, मतलब क्योंकि हमें फिर फोकस अपना जो है पूरा अपने गोल्स पे रखना है, लेकिन हो जाती है तो किस तरह से वो रिमूव करें या क्या किया जाए उससे बचने के लिए? रिमूव जरूरी अगर रिमूव नहीं करते तो फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाउंड्री बने, हर बंदे की एक जगह है दुनिया, ठीक, हर बंदे का एक मुकाम है। जब बच्चा छोटा सा था तो माँ को वो अपने करीब चाहता है 90%, राइट। जब थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो अब माँ हो जाती है 80% 70%, ठीक है। अब फिर वो हाई स्कूल में चला जाता है तो मदर रह जाती है 20% और फ्रेंड्स हो जाते हैं 80%, राइट। मदर से मेरी मुराद है पेरेंट्स, ओके। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में, जब आप टीनेजर्स को एडोलेसेंस की एज पे जाते हैं तो नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स में एक अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने रखी है औरत और मर्द के दरमियान, ठीक है। वो अट्रैक्शन क्यों है? इसलिए है वो अट्रैक्शन क्योंकि कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं और कुछ दूसरे में होती हैं, और वो दोनों मिलके जब इनहैंस होती हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत गुस्से वाले हैं फर्ज कीजिए, और जिस लड़की से आपकी दोस्ती है, अगर आप ये सिर्फ पस मंजर में बात करना चाह रहे हैं, और वो बहुत कूल माइंडेड है और वो आपको काम डाउन कर देती है, कोई सिचुएशन हुई तो उसने आपको आराम से बता दिया कि इसमें इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है, राइट। तो अब देखिए वो एक फीमेल क्वालिटी है चीजों को संभालना, मगर आपको उस फीमेल के साथ रहकर आपके अंदर थोड़े से नाजुक जज्बात पैदा होने लगे, ठीक है। अदरवाइज जो मर्द है दुनिया में वो बेसिकली मुझे वर्ड्स तो नहीं यूज करने चाहिए, मगर ज्यादातर काफी क्रूअल होते हैं और काफी उनका सख्त मिजाज होते हैं, बड़ी डिसीजंस ले सकते हैं, और उनका इमोशनल साइड और कॉग्निटिव साइड जो है वो काफी अलग अलग होता है, राइट। तो खवातीन की आदत अलग होती है, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए आदम और हव्वा की पेयरिंग कराई, क्योंकि कुछ क्वालिटीज एक में है कुछ दूसरे में है, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाए। तो चूंकि उस वक्त तक उस बच्चे की जो अट्रैक्शन है वो एक ऑपोजिट जेंडर से डेवलप हो चुकी होती है, रेपो पहले ही माइंडसेट बन चुका होता है, तो उस माइंडसेट को लेके वो मुतासिर होगा उस लड़की से जिससे उसकी दोस्ती है, ठीक। और उसकी अगर वो अच्छी आदतों की है तो वो उससे मुतासिर होगा, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आएंगी। मगर अगर वो लड़की खुदा ना खास्ता खुद इमोशनली डिसबैलेंस्ड है, इमोशनली वो ठीक नहीं है, उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस, तो वो आपको और परेशान कर देगी और आप एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बाउंड्री बनानी है। आपने कहना है भाई ये 20-25 दिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, दिन में सिर्फ हम 3 मैसेजेस एक्सचेंज करें। देखिए हर चीज की रैशनिंग होती है, आप लोगों ने तो बच्चा लोगों ने रैशनिंग देखी नहीं। एक जमाने में 70s में
पाकिस्तान में रैशनिंग होती थी, आपको 2 किलो से ज्यादा शुगर नहीं खरीद सकते अच्छा जी, आप इतने से ज्यादा घी नहीं खरीद सकते, राइट। अब आपका खत्म हो गया है तो बैठे उबाल के खाए सब्जी, घी तो उतना ही मिलेगा, रैशनिंग थी, राइट। मगर इस रैशनिंग की वजह से अच्छी बात यह कि डायबिटीज कम हो और हमें बाउंड्रीज बनानी आ गई। अभी बाउंड्रीज नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड मोबाइल का कनेक्शन है, वो भी पता नहीं कौन कौन से पैकेजेस लिए हुए फ्री, राइट। तो आपका इतना अनलिमिटेड कनेक्शन है और इतने ज्यादा लोगों से कनेक्शन है कि वो एक कंपैशनेट ट्रॉमा हो रहा है आपको, तो मतलब इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चा लोग दूसरों के साथ और सारा वक्त कनेक्टेड, आप नहीं रह सकते किसी से ना। बाउंड्रीज बनाए, बाउंड्रीज बना के आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये मेरी अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी, और लड़की को भी पता चल जाएगा कि क्या ये लड़का, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स है भी कि नहीं। ये तो एक मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसने बाकी दुनिया क्या कंट्रोल करनी, राइट। या लड़का उसको कह सकता है कि भाई मेरे एग्जाम्स है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, और इस टाइम भी तुम प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हो कि एग्जाम जरूरी है, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, राइट। सो बेसिकली बाउंड्रीज बनाए, मगर लोगों को छोड़ना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात बने बहुत तो अच्छी उनको तरीके क्यों से छोड़ आपने सकते। जी और फाइनली ये पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगा मैं। बाकी मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम सवालों के जवाब बहुत ही तो फिर वाटर खूबसूरत कूलर ले मुझे जैसे कि सारे सवालों के जवाब हो जाए फिर तो एक में वाटर कूलर तो मिलना चाहिए। इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी। आपको मालूम है ये मैंने क्यों कहा? क्यों? एक प्रोग्राम होता था नीलाम पर, नीलाम घर सुना बहुत पुराना, तो उसमें किसी कंपनी ने बहुत सारे वाटर कूलर दिए होते थे, तो वो एक एक क्वेश्चन करके सारे ऑडियंस में वाटर कूलर, वो कहते थे इनाम में वाटर कूलर। तो ये एक जोक है हमारे जमाने में जी। आपने जैसे कि समझ ले कड़वी गोली को मीठे रैप करके आपने पेश किया, इतने अच्छे तरीके से आपने चीजें समझाई और बाकायदा लॉजिक के साथ समझाई, तो काफी देखने वालों को भी काफी अच्छा लगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।